हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेपर फर्स्ट के लिए मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। यूनिट फर्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि अक्सर आप लोग समझने में मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं कि मेजरमेंट क्या है, असेसमेंट क्या है, इवेल्युएशन क्या है, या मेजरमेंट बड़ा होता है कि एवेल्यूएशन बड़ा होता है। तो ये इस कॉन्सेप्ट को समझना उतना ही ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन जो अब जिस तरह से पूछे जा रहे हैं तो वहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप स्टेटमेंट के सवाल गलत कर सकते हैं या ऑप्शन चूज करने में भी गलती कर सकते हैं ना। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। चैनल पर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम मेजरमेंट को समझते हैं, मापन जिसको बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन से समझिए कि डेफिनेशन से देखने से ये पता लगता है कि मतलब एक डिफाइन स्ट्रक्चर में किस तरह से मेजरमेंट को डिफाइन किया है। ठीक है, तो देखिए MS स्टीवेंस इनका ये नाम है। इन्होंने कहा मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार यहाँ पर वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि अंक प्रदान किया जाता है। ठीक है, और दूसरे हैं GC हेल्मस्टेडर। ठीक है, नाम आपको नहीं याद रखना है, बस इसको ये समझिए कि किस तरह से कहा जा रहा है क्योंकि जब स्टेटमेंट के सवाल बनते हैं तो आपके इन्हीं डेफिनेशन से बनते हैं। जैसे कि मापन को किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित किसी विशेषता की मात्रा का अंकिक वर्णन करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें विशेषता की मात्रा बता रहा है ना, मतलब कि यहाँ पर किसी चीज़ को जो है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो क्वालिटी है, उसके बारे में आंकिक वर्णन। यहाँ पर भी मेजरमेंट की बात की जा रही है कि न्यूमेरिकल नंबर जो है, न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी मतलब एक निकाली जाएगी। ठीक है, इसी तरह से इसको परिभाषित किया है। तो मतलब मेजरमेंट का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, चाहे मार्केट में लेने जाएं या आपके यहाँ आप मतलब ग्रॉसरी में जाते हैं, कोई भी चीज़ आप लेते हैं, सामान खरीदते हैं, दूध लेते हैं लीटर में लेते हैं, कपड़ा लेते हैं तो क्या है मीटर में नापते हैं ना। तो कहीं ना कहीं क्या है, हर जगह हम मेजरमेंट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इन सारी डेफिनेशन का मतलब यही है। तो मापन क्या है, मेजरमेंट के द्वारा व्यक्तियों या वस्तुओं में उपस्थित किसी गुण अथवा विशेषता का ये वर्णन गुणात्मक भी हो सकता है और मात्रात्मक भी हो सकता है। तो मेजरमेंट यही कह रहा है कि इसमें आप जो है विशेषताओं का मतलब यहाँ पे मात्राओं में मतलब हम इसको वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, किसी गुण या विशेषता के गुणात्मक वर्णन मतलब क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन में या तो उस गुण या विशेषता की उपस्थिति या अनुपस्थिति की चर्चा की जाती है अथवा उस गुण या विशेषता के टाइप को बताया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये कहना कि क्वालिटेटिव मेजरमेंट का उदाहरण है, अगर जेंडर के आधार पर आप बोलेंगे कि मेल है फीमेल है तो ये हुआ क्वालिटेटिव मेजरमेंट। ठीक है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव आपको अभी ये यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट हो जाएगा तो आपको रिसर्च से लेके आगे तक में पढ़ना रहता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से डिफाइन होना चाहिए कि क्वालिटेटिव मतलब गुणों के आधार पे। ठीक, तो ये हो गया। और किसी गुण अथवा विशेषता के मात्रात्मक क्वांटिटेटिव की बात करें तो क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन में व्यक्ति अथवा वस्तु में उपस्थित गुण या विशेषता की मात्रा को बताया जाता है। जैसे कि अगर हम किसी की कहें कि इसकी हाइट कितनी है तो 5 फुट 1 इंच मतलब लंबा है। अगर इस तरह से कह दिया था कि वो लंबा है और लंबाई कितनी है तो 5 फीट 1 इंच है, तो ये इसका क्या है, मेजरमेंट बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें आप ध्यान दीजिए कि मात्रात्मक मापन मतलब क्वांटिटेटिव के द्वारा हाउ मच मतलब उसकी क्वांटिटी के प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, और जबकि गुणात्मक मापन के द्वारा ऑफ व्हाट टाइप मतलब किस प्रकार के प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। ठीक है, तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का ये डिफरेंस जो है ये आपका हमेशा ही काम आएगा। ठीक है, कि मात्रात्मक में परिणाम की बात करेंगे और मतलब कि कितना परिमाण है, क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, क्वांटिटी की इंग्लिश में याद रखिएगा क्योंकि हिंदी में कंफ्यूजन होगा। तो क्वांटिटी की बात की जाती है कि हाउ मच कितना है, और क्वालिटेटिव में क्या है, क्वालिटी की बात की जाती है, गुणों की बात की जाती है कि किस प्रकार का है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ये हम मेजरमेंट की ही बात अभी पढ़ रहे हैं। अब फंक्शंस ऑफ मेजरमेंट क्या है, तो यहाँ पर देखिए इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो इन सिलेक्शन में कैसे करेंगे कि कई तरह से टेस्ट लिया जाता है, और कई बार क्या है कि मतलब जैसे कि टेस्ट आपका लिया जाता है, सिलेक्शन करना है हमको एडमिशन में या कहीं पे टेस्ट आपका मतलब टेस्ट होता है या आपको एंट्रेंस टेस्ट देना है मान लीजिए। तो इस तरह से कई जगह क्या है कि टेस्ट होते हैं, आपके एंट्रेंस टेस्ट वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर भी क्या है मेजरमेंट ही किया जाता है ना। तो
तो इस तरह से मतलब मापन की क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और परीक्षण ही जो है ऐसे मतलब डेटा प्रदान करते हैं कि हमको मतलब कहाँ पे सेलेक्ट करना है, कैसे करना है, ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में भी कि जैसे आप क्लास ले रहे हैं और वहाँ पर आपको यहाँ पर ये चूज़ करना है कि कौन सा बच्चा एवरेज लेवल का है, कौन सा टॉप मोस्ट टॉप 5 में आएगा, कौन से जो है खाली एवरेज है, कौन से ऐसे हैं कि वो उनमें मतलब डायग्नोसिस की ज़रूरत है, उनको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। कंपैरिजन में भी इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं कि दो व्यक्ति समान नहीं हो सकते हैं, तो उनके गुणों के आधार पर हम वहाँ पर बता सकते हैं कि ये इसमें क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से क्वालिटी हुई। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, यहाँ पर भी जब किसी की काउंसलिंग की जाती है तो वहाँ पर भी उसके कुछ गुणों के आधार पे, ठीक है। मापन में क्या है, उसकी शक्ति और कमजोरियों को, गाइडेंस काउंसलिंग में क्या होता है कि उसका वीक पॉइंट क्या है, उसको कहाँ प्रॉब्लम है, इन सारी चीज़ों को जान के फिर उसको मतलब उसकी काउंसलिंग की जाती है कि इसको किस तरह के उपचार की ज़रूरत है, ठीक है। इम्प्रूविंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर भी क्लासरूम में बात होती है कि क्योंकि वहाँ पर क्लासरूम में अलग अलग मतलब यहाँ पे भी इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, हर बच्चे का अपना अपना जो है यहाँ पर कॉग्निशन लेवल होता है, ठीक है। उसकी बुद्धि विकास, उसका अपनी योग्यताएं, अलग अलग क्षमताएं होती हैं। तो यहाँ पर भी इंस्ट्रक्शन कह रहा है, इंस्ट्रक्शन मैंने आपको कई बार बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी टीचर को ये समझने में मदद होती है कि मुझे किस तरह से यहाँ पर पढ़ाना है, कौन किस लेवल के बच्चे हैं, उनका प्रीवियस नॉलेज कैसे है, और यहाँ पर भी इस चीज़ का यूज़ करते हैं। रिसर्च में तो होता ही है कि यहाँ पर भी आपने पढ़ा है ना, वेरिएबल्स की बात करते हैं, तो कभी कभी वेरिएबल्स को कंट्रोल करते हैं, कोई डिपेंडेंट होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं, तो वहाँ पर भी तो हम मेजरमेंट ही कर रहे हैं, ठीक है। डायग्नोसिस में भी इसी तरह से करते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनका हमें निराकरण करना होता है, ठीक है। तो जैसे कि आपको फीवर को नापना है तो थर्मामीटर का यूज़ करेंगे, उसके बाद जो है उसके हम उपचार में लगते हैं कि अब फीवर को कैसे ठीक किया जाए, ठीक है। तो इस तरह से ये इसके कुछ फंक्शंस होते हैं जो मेजरमेंट में आते हैं। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, ये बहुत ज़रूरी है समझना। आपकी जो आपका क्वेश्चन बना था तो इसमें आपका एब्सेटिव, ठीक है, इसमें ये जो है ये गलत छपा है, एब्सोल्यूट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, एब्सोल्यूट है, नॉर्मेटिव है और एब्सेटिव होता है, ठीक है। यहाँ पर ये है एब्सेटिव, APSATIVE, एब्सेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके जो टाइप्स की अगर हम बात करें तो एब्सोल्यूट और फिर नॉर्मेटिव मेजरमेंट और एब्सेटिव मेजरमेंट, ठीक है, जिसको स्वमानक कहते हैं, निरपेक्ष, मानकी और स्वमानक, ठीक है। एब्सोल्यूट मेजरमेंट अब की बार आपका पूछा गया था, तो यहाँ पर देखिए एब्सोल्यूट मेजरमेंट क्या होता है, ऐसा मापन जिसमें प्रारंभिक बिंदु शून्य हो या जिस मापन में शून्य से मापन प्रारंभ हो वो निरपेक्ष मापन कहलाता है, मतलब एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट की बात करता है। भौतिक या प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में जो भी मेजरमेंट होते हैं वो एब्सोल्यूट होते हैं, जैसे कि वेट हो, मतलब लेंथ, इसकी हाइट हो, ये सारी चीज़ें। तो मतलब निरपेक्ष मान मतलब जो एब्सोल्यूट मेजरमेंट होता है वो ये बताता है कि किसी संख्या की दिशा पर विचार किए बिना, मतलब प्लस माइनस आपको नहीं देखना है, संख्या जो मतलब जो भी इसका स्केल है वो 0 से कितनी दूर है, ठीक है। जैसे कि अगर हम कहें कि +3 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है या -3 की कितनी है, तो इसमें दोनों कंडीशन में क्या होगा, 3 ही उसकी जो है वैल्यू हो जाएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू। यहाँ प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यही हो रहा है कि प्रारंभिक बिंदु शून्य हो या जिस मापन में शून्य से प्रारंभ हो रहा हो, तो जहाँ से शून्य से प्रारंभ होगा जो भी आपकी स्केल होगी ना, तो इसमें अगर यहाँ पे 0 से स्टार्ट है, 1, 2 और 3, तो यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि 0 से लेफ्ट जा रहा है या राइट जा रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ है एब्सोल्यूट मेजरमेंट, ठीक है। और अगर बात करें स्पीड ऑफ लाइट, हमेशा आपको बताई जाती है कि उसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसे जो मतलब कोई भी ऐसा रेफरेंस पॉइंट यहाँ कंसीडर नहीं किया जाता है जो कि एक्सटर्नल होते हैं और उसकी स्पीड को क्या है इफेक्ट कर सकते हैं ना। तो यही हो गया आपका एब्सोल्यूट मेजरमेंट, ठीक है। उसके बाद नॉर्मेटिव मेजरमेंट, ये कहाँ पे यूज़ होता है, साइको या एजुकेशन के क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं और परीक्षणों मापनियों से प्राप्त जो है ये नॉर्मेटिव मेजरमेंट होते हैं। इनसे प्राप्त होने वाले जो वैल्यूज़ होते हैं एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। तो नॉर्मेटिव मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे कि लिकर्ट स्केल होता है, यहाँ पर जो भी मान होती है, जो वैल्यूज़ मिलती हैं, ये आपकी स्टैंडर्ड डिवीजन और मीन पर डिपेंड करती है। तो जैसे कि पर्सनालिटी टेस्ट अगर टेस्ट करते हैं तो उसमें स्केल होती है, लिकर्ट स्केल जब बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका बनता है कि
व्यक्तित्व मापन में कौन सी जो है आपकी स्केल यूज़ की जाती है, तो लिकर्ट स्केल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर लिकर्ट स्केल की बात करें तो उसमें आपके क्या है, ऐसे यहाँ पर स्केल में वो बने रहते हैं 1 2 0 1 2 3 4 5 करके। ठीक है, इस तरह से ग्रेडिंग दी रहती है। तो ये टेस्ट कुछ छात्रों को करवाया जाता है, तो हर छात्र के जो भी मतलब, क्योंकि हर छात्र अपना अलग अलग देगा रिजल्ट, है ना, तो इस तरह से क्या होगा कि जो मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन है वो अलग अलग आएगा। ठीक है, तो यहाँ जो यही कह रहा है कि एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, तो यही कह रहा है, इनसे प्राप्त होने वाले माप एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ये इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो यहाँ पर जो भी बात होती है वो मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन पर होती है और ये सबके अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो ये इसकी खास विशेषता है। क्योंकि जो अगला वाला हम पढ़ेंगे ना, एब्सेटिव, यहाँ एब्सेटिव देखिए, एब्सेटिव मेजरमेंट, तो यहाँ पर मान के विपरीत ये क्या होते हैं, नॉर्मेटिव के अपोजिट होते हैं। और इसमें एब्सेटिव मेजरमेंट में एक प्रश्न की विभिन्न विमाओं पर प्राप्त अंक एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं और एक दूसरे को क्रमबद्ध रूप में प्रभावित करते हैं। तो इसमें प्रत्येक छात्र के प्राप्त अंकों का जो मान है ना, वो क्या होगा, औसत जो है, मतलब जो मीन है और स्टैंडर्ड डिविएशन, वो यहाँ पर समान होता है। जैसे वहाँ पर डिफरेंस हो रहा था, जैसे कि अगर कुछ बच्चे हैं, जैसे कि पूछा जाएगा उनसे कि कौन सा खेल आप पसंद करोगे, उसमें से मान लीजिए 5 खेल आपने दे दिए कि ये क्रिकेट है, ऐसे 1 क्रिकेट है, टेनिस है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, हॉकी है, इस तरह से करके आपने 5 अलग अलग क्वालिटी इसकी बता दी। अब उनको बोला कि किस खेल को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, और उसको मान लो ए से, जैसे जब जिसमें ज़्यादा जो है वोटिंग आई तो उसको ए से बता दिया, और इसी तरह से बी सी डी ऐसे करके अलग अलग क्राइटेरिया में बांट दिया, और उसी तरह से नंबरिंग भी दे दी। सबसे पहले जिसका ज़्यादा है, जो वोट ज़्यादा आएंगे तो उसमें 5 नंबर दे दिए, फिर 4। तो इस तरह से जब स्कोर मिलेगा तो हर छात्र का औसत जो है, और मतलब मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन एक समान आएगा। ठीक है, जबकि उनका इंटरेस्ट भिन्न भिन्न है, लेकिन यहाँ जो एब्सेटिव मेजरमेंट होती है, यहाँ पर प्राप्त अंक एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते और एक दूसरे के क्रमबद्ध रूप में प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया एब्सेटिव मेजरमेंट। यहाँ ये आपका क्वेश्चन यहाँ से भी आया था, इस बार पूछा गया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लग रही है, अगर पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है, तो आप लोग इसको लाइक ज़रूर करिए। असेसमेंट क्या होता है, आप देखिए, मेजरमेंट होने के बाद मतलब माप, जो भी मेजरमेंट हुआ, अब इसके बाद जो भी आपका रिजल्ट आया, इसका विश्लेषण करने के बाद का ये जो है इसका क्रम होता है। ठीक है, तो मानक के प्राप्तांकों का विश्लेषण करने के बाद ये आकलन होता है और पाठ्यक्रम में परिवर्तन अथवा परिशोधन का निर्णय लिया जाता है। मतलब इसी को असेसमेंट कहते हैं। असेसमेंट से मतलब ये होता है कि जैसे आपने पढ़े ना, फॉर्मेटिव है, समेटिव असेसमेंट, तो ये क्या है कि लर्निंग के दौरान ये चलते रहते हैं, कई टाइप्स के होते हैं। तो आज तो हम लोग खाली इसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके असेसमेंट के द्वारा ये पता लगता है कि बिहेवियर में कितना परिवर्तन आया। ठीक है, और मतलब यही कह रहा है कि पाठ्यक्रम में परिवर्तन अथवा परिशोधन का मतलब कि उसका जो मतलब ये डिसीजन लिया जाता है कि जो चीज़ें करवाई जा रही हैं, जो इसका कंटेंट दिया जा रहा है, या जिस मेथड से यहाँ पढ़ाया जा रहा है, लर्निंग कराई जा रही है, उसको चेंज करना पड़ेगा। इसी को असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो आकलन की अवधारणा मापन से अधिक व्यापक है। मतलब पहले मेजरमेंट होता है, फिर असेसमेंट हुआ, और आकलन इस बात का साक्ष्य जुटाने की सतत प्रक्रिया है कि प्रत्येक छात्र वास्तव में क्या जानता है, समझता है और क्या कर सकता है। तो यही असेसमेंट यहाँ पर किया जाता है, जिसमें आपने कई तरह के पढ़े हैं। फॉर्मेटिव होता है असेसमेंट, और आपका समेटिव असेसमेंट होता है, और ठीक है, तो इस तरह से और भी कई तरह के होते हैं, वो हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर यही चीज़ है, और ये चीज़ जानने की कोशिश की जाती है कि जो उसका बिहेवियर है, बिहेवियर में मॉडिफिकेशन कितना आया है। ठीक है, और ये हमको पता लगता है असेसमेंट के द्वारा। तो मेजरमेंट मतलब थोड़ा लो लेवल का हुआ, फिर उससे ऊपर असेसमेंट आया, और उसके बाद फिर आता है इवेल्युएशन। ठीक है, तो आज हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखिए कि ये चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी है कि कौन सा किसके बाद है और कौन सा अधिक जो है जिसका ब्रॉड एरिया है, या कौन सा किसके अंतर्गत आता है, ये चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी है। इवेल्युएशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए H.H. रैमर्स और एनल गेज ने क्या कहा मूल्यांकन के बारे में। मूल्यांकन में व्यक्ति अथवा समाज अथवा दोनों की दृष्टि से क्या अच्छा है अथवा क्या डिजायरेबल है, इसका विचार या लक्ष्य निहित रहता है। ठीक है, तो ये H.H. रैमर्स और एनल गेज ने बताया कि मूल्यांकन क्या है, और अधिक व्यापक प्रक्रिया है। तो मूल्यांकन के अंतर्गत ही क्या हुआ, आपका मेजरमेंट आया। ठीक है, तो मूल्यांकन में
व्यक्ति अथवा समाज दोनों की दृष्टि से ये देखा जाता है कि क्या अच्छा है और क्या डिजायरेबल है, मतलब क्या फिर आगे कंटिन्यू करना चाहिए। तो इस तरह से जो मापन है मूल्यांकन का ही एक भाग होता है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, मूल्यांकन का क्षेत्र क्या है, व्यापक है और मापन का क्षेत्र सीमित है। मापन व्यवहार के कुछ ही आयामों को प्रतीक प्रदान करता है और जो मूल्यांकन है आपका, ये संपूर्ण व्यक्तित्व के संबंध में मूल्यों का अंकन करता है। तो मूल्यांकन क्या है, सभी मतलब जो भी उसका ओवरऑल डेवलपमेंट है, जो भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, वहाँ पर हम इसको एवेल्युएशन कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी ने इसकी परिभाषा क्या दी, तो उन्होंने एवेल्युएशन के जो कॉन्सेप्ट को बताया वो इस तरह से बताया कि ये एक ऐसी सतत और व्यवस्थित प्रक्रिया है जो ये देखती है कि निर्धारित, देखिए इसको, ये पॉइंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आपके स्टेटमेंट के सवाल बनते हैं तो इन्हीं से बनते हैं। यहाँ पर देखिए इन निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है, मतलब वही चीज़ जो आपको बताई गई ना कि उद्देश्यों को कहाँ तक प्राप्त किया गया या कुछ परिवर्तन आया, उसके बिहेवियर में परिवर्तन आया नहीं आया, लर्निंग कैसी हुई, ये सारी चीज़ें इवेल्युएशन में पता लगती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपने शैक्षिक उद्देश्य, क्योंकि हम एजुकेशन से संबंधित, शिक्षा से संबंधित बात करते हैं, तो यहाँ पर ये बात की जाती है कि शैक्षिक उद्देश्य जो आपने टीचिंग के शुरू करने के पहले जो उद्देश्यों का निर्धारण किया, उनकी प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है ना। कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव, जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, कितने प्रभावशाली हैं, जो भी आप करवा रहे हैं, मतलब टीचर के द्वारा जो भी लर्निंग प्रोसेस कराया जा रहा है, टीचिंग स्ट्रैटेजी जो भी अपनाई जा रही है, मेथड्स अपनाए जा रहे हैं, वो कितने कारगर हैं। ठीक, शिक्षा के उद्देश्य कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रहे हैं, गोल्स ऑफ एजुकेशन कहाँ किस लिमिट तक मिले। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आती हैं इवेल्युएशन के अंतर्गत, जो कि एनसीईआरटी ने अपनी परिभाषा में बताया। ठीक है, तो मूल्यांकन के अंतर्गत, इवेल्युएशन के अंतर्गत किसी गुण, योग्यता या विशेषता का निर्धारण किया जाता है। इंग्लिश में यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मूल्यांकन के अंतर्गत क्या हुआ, किसी गुण, किसी क्वालिटी का या उसकी कैरेक्टरिस्टिक का पता निर्धारण किया जाता है। तो मूल्यांकन द्वारा परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों ही प्रकार, मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही प्रकार की सूचनाएं मिलती हैं, जिनके आधार पर बालक की योग्यताओं, उपलब्धियों का आकलन किया जा सकता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो इवेल्युएशन होता है, यहाँ पे ये आपका इवेल्युएशन है, तो इसमें क्या हुआ, मेजरमेंट और वैल्यू जजमेंट। तो मूल्यांकन क्या हुआ, मूल्यों का अंकन, मापन भी है इसमें और मूल्यों का अंकन भी है। ठीक है, तो वैल्यू जजमेंट होता है, ये आपका क्वालिटेटिव होता है वैल्यू जजमेंट, और मेजरमेंट हुआ आपका क्वांटिटेटिव, जो आपने मेजरमेंट में अभी पढ़ा ना कि क्वांटिटी आपने हर जगह मेजर करके चीज़ें ली, कोई भी चीज़ लिया, तौल के लिया, हमें 1 किलो आलू दे दो, 1 लीटर दूध दे दो, है ना। तो इस तरह से आपने मेजर करके चीज़ें ली। तो जो इवेल्युएशन है इसमें आपका मेजरमेंट आता है, ये क्वांटिटेटिव जो है डिस्क्रिप्शन देता है, और प्लस वैल्यू जजमेंट जिसमें हम मूल्यों का अंकन करते हैं, ये आपका क्वालिटेटिव होता है। तो इस प्रकार मूल्यांकन का जो कॉन्सेप्ट है वो मापन के साथ साथ वैल्यू जजमेंट से है, कि अर्थात अधिगम अनुभव द्वारा, लर्निंग एक्सपीरियंस द्वारा विद्यार्थी में, लर्नर में जो है कितना जो है व्यवहार परिवर्तन हुआ, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर हुआ, किस सीमा तक हुआ, इसके मतलब मूल्यों का निर्धारण करके ये निर्णय दिया जाता है, किसमें, मूल्यांकन में। तो इस तरह से क्या हुआ, जो मापन है आपका, मेजरमेंट है, वो इवेल्युएशन का ही एक भाग है जो सदैव इसमें निहित रहता है। ठीक है, जैसे कि आपका इवेल्युएशन आपका हमेशा चलता है, तो उसमें क्या होगा, मेजरमेंट का भी प्रोसेस रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर ये आप ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम इसके डिफरेंस को जानेंगे तो आपको पता लग जाएंगी चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पर इंग्लिश में आप इधर देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मूल्यांकन का जो स्वरूप है वो किस तरह से, मूल्यांकन, इवेल्युएशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बिल्कुल सही बात है, और इसमें मेजरमेंट हमेशा होता है, साथ में ही चलता है। ठीक है, मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, लर्निंग प्रोसेस का एक जो है टीचिंग प्रोसेस या लर्निंग, टीचिंग का मतलब ये लर्न है ना, लर्निंग कराना, तो इसमें इवेल्युएशन होता ही है, शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। मूल्यांकन मापन एवं परीक्षण की तुलना में काफ़ी विशद और व्यापक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो मतलब मूल्यांकन के अंतर्गत ही आपका मापन और ये परीक्षण आते हैं। ये एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी की प्रगति के बारे में जानने हेतु सभी तरह के प्रयास किए जाते हैं। कई तरह के इवेल्युएशन प्रोसेस होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के परिणामों का क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव विवरण प्रस्तुत करता है। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इसमें लर्निंग प्रोसेस में आपका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह की चीज़ें डिस्क्रिप्शन होते हैं। तो अगर हम मूल्यांकन और मापन में अभी तक आपने जितना पढ़ा, अब उसको हम समराइज कर लेते हैं कि मूल्यांकन और मापन में अगर फ़र्क समझें, मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन मतलब डिफरेंस की अगर बात करें तो एवेल्यूएशन क्या है, मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक है, ये छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व के संबंध में यहाँ पर मूल्यों का अंकन करता है, ठीक है। और मापन का क्षेत्र सीमित है, ये कुछ ही जो पैरामीटर्स को यहाँ पर जो है यहाँ मेज़र कर सकता है, ठीक है। तो मूल्यांकन को क्या हुआ, एक जो दूसरा पॉइंट है सतत और निरंतर चलने वाला प्रोसेस है। मापन क्या है, सतत प्रक्रिया नहीं है लेकिन मूल्यांकन के साथ चलेगा, है ना। जब मूल्यांकन करने इवैल्यूएशन होगा तो वहाँ पे मेजरमेंट साथ में रहेगा। मूल्यांकन में यहाँ पे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं, मतलब यहाँ पर संख्यात्मक और वर्णनात्मक दोनों ही प्रकार का डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। मापन में क्या है, खाली परिमाण के आधार पे, मतलब क्वांटिटी संख्या के आधार पे, है ना। इतनी चीज़ें आपको बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए। मूल्यांकन में जो भी डेटाज मिलते हैं उनका एनालिसिस किया जाता है, फिर ठीक है उनका इंटरप्रिटेशन किया जाता है। मापन में मूल्यांकन हेतु आवश्यक आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं, मतलब मेजरमेंट से जो हमें आंकड़े मिलते हैं वो मूल्यांकन में फिर यहाँ पर करवाए जाते हैं, उन्हीं को यूज़ करते हैं। मूल्यांकन द्वारा यहाँ पर निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण संभव है, मतलब इवेल्युएशन करेंगे तब आपको पता लगता है ना, इवेल्युएशन किया तब पता लगा कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कहाँ तक हुआ, या किसी भी चीज़ में आप इवेल्युएशन जब करते हैं, चाहे आप प्रमोशन के लिए हो, जॉब की बात हो या टीचिंग की बात हो, कहीं पर भी है इवेल्युएशन तो हर जगह होता है। तो वहाँ पे डायग्नोस और रेमेडियल जो है यहाँ पर टीचिंग हो सकती है। और यहाँ पर क्या होता है, मेजरमेंट में ऐसा संभव नहीं होता है, यहाँ पर कोई डायग्नोसिस कोई रेमेडियल नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। आई होप आप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, और वीडियो समझ में आई, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।